नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ रूम पोस्ट में। आज हमारे साथ है एवीएसएम मेजर जनरल विक्रम देव डोगरा, जिन्होंने एक सर्विंग ऑफिसर रहते हुए आयरन मैन की ट्रॉफी 2 बार अपने नाम की है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ रूम पोस्ट में। सर, मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप लोगों को बताएं कि आयरन मैन क्या है और क्यों ये इतना खास है। आयरन मैन की जो ट्रॉफी होती है या जो खिताब होता है, ये एक ट्रायथलॉन है। एंड ट्रायथलॉन जैसे ये वर्ड होता है, इसमें 3 और छोटे इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले आपको 3.8 किलोमीटर्स की स्विमिंग करनी होती है जी। और ये स्विमिंग समुद्र के अंदर या एक बड़ी झील में होती है। उसके बाद आपको 180 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी है एंड वो कंप्लीट करने के बाद 42.2 किलोमीटर्स की आपको रनिंग करनी है। और ये तीनों एक के बाद एक बैक टू बैक 17 घंटे के अंदर अंदर आपको खत्म करने होंगे। और ये विश्व का सबसे मुश्किल एक दिन का एंड्योरेंस इवेंट माना जाता है, तो इसको आयरन मैन बोलते हैं। मेरा अगला सवाल सर आपसे, आपको कैसे ख्याल आया कि नहीं अब आयरन मैन करना है? वैसे आयरन मैन के बारे में मैंने जब मैं YouTube में देख रहा था कुछ वीडियोस इधर उधर, मेरे को एक वीडियो मिला एक लेडी का, जो कि एक नन है यूनाइटेड स्टेट्स में। उनका नाम है सिस्टर मेडोना। और मैंने देखा कि उन्होंने 52 इयर्स के ऊपर अपना पहला आयरन मैन इवेंट किया और उसके बाद उन्होंने जाकर 40 बार आयरन मैन इवेंट किया। तो जब मैंने उनका वीडियो देखा तो मैं बहुत प्रभावित हुआ उनकी इस आयरन मैन की जर्नी से। तो मेरे को लगा कि ऐसा कुछ मेरे को भी करना चाहिए। और मैं इस स्टेज के ऊपर था लाइफ में जब मैं फौज से रिटायर होने वाला था उस समय। और आपको मालूम है, जब फौज में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप बहुत सारा टाइम स्पेंड कर लेते हो। मैंने 41 इयर्स उस समय तक आर्मी में स्पेंड किए थे। तो आर्मी में जो भी चैलेंजेस होते हैं वो एक्चुअली बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आप सब कुछ आपने देखा होता है, ये जो आपकी जर्नी होती है। तो मैं भी उस स्टेज पे था जहां पे चैलेंजेस मेरी लाइफ में बहुत कम हो गए थे। घर पे भी कोई चैलेंजेस नहीं थे, क्योंकि मेरे बच्चे सेटल हो गए थे। हमने डिसाइड कर लिया था हम कहाँ रहेंगे। वर्क के ऊपर ज्यादा चैलेंजेस नहीं थे। तो उस समय फिर ये ख्याल आया कि मेरे को कोई चैलेंज लाइफ में लेना चाहिए, ताकि कुछ दिशा बनती रहे मेरे को। रोज मैं उठ के किसी चीज को चेज करूं। उस समय फिर जब मेरे को ये वीडियो मिला तो मैंने डिसाइड किया कि ये आयरन मैन मुझको भी करना चाहिए। ओके। मेरा अगला सवाल सर आपसे, आपको कैसे ख्याल आया कि नहीं अब आयरन मैन करना है? इसमें सबसे मुश्किल काम जो था वो ये था कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि जैसे आपने बोला मैं सर्विंग था। तकरीबन 10 घंटे दिन के मैं ऑफिस में होता था। 24 घंटे में से अगर आप 10 निकाल दो तो बाकी जो 14 घंटे बचते हैं उसी में मेरे को सोना भी था, खाना भी खाना था, और बाकी जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है हमारे दिन की वो करनी होती है। प्लस मेरे को अभी ट्रेनिंग भी करनी थी। और ये आयरन मैन की ट्रेनिंग में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला, अगर आपको 3.8 किलोमीटर की स्विमिंग करनी है तो उसमें 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। अगर 180 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी है तो तकरीबन 6 से 7 घंटे चाहिए। और 42 किलोमीटर अगर आपने रनिंग करनी है तो 4 to 5 आवर्स की जरूरत होती है। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा चैलेंज था। और इसको मैंने डिसाइड किया दैट अनलेस आई कम अप विद आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन तो ये होगा नहीं। तो मैं क्या करता था, मैं ऑफिस से आकर चेंज करके रात को फिर भागने जाता था। रात को 7 से 10 बजे तक 3 दिन मैं भागता था, 2 दिन मैं स्विमिंग करता था। और सैटरडे इवनिंग को मैं रात को साइकिलिंग जाता था, क्योंकि मैं दिल्ली में बेस्ड हूँ। यहाँ पे आपको मालूम है टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा होती हैं समर में। ट्रैफिक होता है सड़कों पे, पोल्यूशन होती है। इसलिए जब मैं रात को जाता था तो टेम्परेचर थोड़ी बेटर होती है, ट्रैफिक कम होती है, पोल्यूशन कम होती है। तो इसलिए मेरे को रात को ज्यादा सूट करता था। तो इस प्रकार से मैंने टाइम मैनेजमेंट की अपनी इसको पूरी करने के लिए। सर, जैसे आपने बताया आपकी आयरन मैन की जर्नी कैसे शुरू हुई। 2018 में आयरन मैन की ट्रॉफी जीतना, फिर दूसरी बार अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करना, ये जोश कहाँ से आया? तो क्या हम ये मान के चलें कि हम आपको तीसरी बार भी आयरन मैन की प्रतियोगिता में देख सकते हैं? एक्चुअली ये जोश नहीं था। 2018 में तो मैंने आपको बताया कि कैसे मैं प्रभावित हुआ था वो वीडियो देख के।
और जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो रोज मैं अपने आप को कोसता था कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, क्योंकि बहुत हार्ड होती है ट्रेनिंग। और 18 महीने मेरे को ट्रेन करना पड़ा। तो जब मैंने पहला आयरन मैन किया तो मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया मैं कभी दोबारा आयरन मैन नहीं करूँ। जी। मगर 3 महीने गुजरते ही कुछ ऐसी सी वैक्यूम आई, फीलिंग आती थी कि अभी मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ। वही नॉर्मल ऑफिस, कमिंग बैक, पार्टी, मीटिंग पीपल, सोशल मीडिया। सो मैंने कहा नहीं, इससे मेरे को दोबारा दिशा की जरूरत है। तो मैंने दोबारा जाकर रजिस्टर किया आयरन मैन के लिए, और इस प्रकार से फिर मैंने दोबारा ट्रेनिंग की और दोबारा किया। तो क्या हम ये मान के चलें कि हम आपको तीसरी बार भी आयरन मैन की प्रतियोगिता में देख सकते हैं? बिल्कुल, मैंने रजिस्टर कर दिया है तीसरी के लिए। मेरा इवेंट अक्टूबर इसी साल में 2 अक्टूबर को है स्पेन में, और अभी मैं अपनी ट्रेनिंग के बिल्कुल बीच में हूँ आयरन मैन की ट्रेनिंग के। जैसा कि हमने देखा है आप सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, साइकिलिंग हो या फिर मैराथन, आपको इन फिजिकल एक्टिविटीज़ को करते हुए हमेशा देखा जाता है। सर, ये बहुत से लोग जानना चाहते होंगे, आई एम श्योर, कि आप खुद को फिजिकली इतना फिट कैसे रखते हैं, या कह सकते हैं हम कि आपके लिए एज इज जस्ट अ नंबर। मेरे लिए नहीं, मैं समझता हूँ सबके लिए एज इज जस्ट अ नंबर। क्योंकि मैं टेड टॉक भी करता हूँ, जी। और एक मेरा टेड टॉक इसी के ऊपर है, दैट डोंट लेट टाइम एज यू। हमारे मन में क्या होता है कि अभी अभी हमारी उम्र हो गई 30 साल, तो हमको एक स्पेसिफिक तरह बिहेव करना है। अभी हम 40 साल के हो गए, अभी ऐसे बिहेव करना है। अब 50 के हो गए, अभी ऐसे बिहेव करना है। तो ये क्योंकि हम हमारे माइंडसेट बन जाता है, तो हम अपने माइंड में वैसे ही बिहेव करते हैं। जी। मगर अगर हम इस माइंडसेट से निकले और हम वो करें जो हमारा माइंड चाहता है, जो हम करना चाहते हैं, तो आपको भी रियलाइज होगा कि एज इज ओनली अ नंबर। सो मैं नहीं समझता हूं कि कोई टाइम लिमिट है या कोई ऐसा वो है दैट इसी टाइम तक आप फिटनेस कर सकते हो, या आप मैराथन नहीं भाग सकते, या कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं जो 30 इयर्स के ऊपर ही बहुत एजेड बिहेव करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जैसे आपने सुना होगा फौजा सिंह थे हमारे, जी। 100 इयर्स के ऊपर उन्होंने मैराथन भागी थी। सो यस, एज इज ओनली अ नंबर। जैसा कि आपने बताया अपनी फिटनेस के बारे में, आयरन मैन की जर्नी के बारे में, सर आजकल के जो युवा हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं, या फिर ऐसे भी युवा जो अपने आप को बस फिट रखना चाहते हैं, उन्हें आप फिटनेस को लेकर क्या टिप्स देना चाहेंगे? स्पेशली आजकल हम देखते हैं कि फिजिकल फिटनेस के अलावा मेंटल फिटनेस भी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में आप हमारे युवा को क्या सलाह देना चाहेंगे? सो मेंटल फिटनेस एंड फिजिकल फिटनेस, ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। जी। एंड दोनों का सेपरेट सब्जेक्ट है, बट सिंस आपने दोनों के मेंशन किया है तो मैं आपको बताऊंगा। जी। मेंटल फिटनेस जो है ये हम सब डेवलप कर सकते हैं। और अभी आपने देखा होगा कोविड का टाइम, जब बहुत ही मुश्किल टाइम निकला है पिछले 2 साल, जब जी। सब लोग घर में लॉकडाउन में थे, बहुत लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही थी, हेल्थ बिल्कुल। इश्यूज मेंटल, क्योंकि उनको लगता था कि हमारे जो ड्रीम्स हैं वो पूरे नहीं होंगे, हम बाहर नहीं जा सकते, हमने ये करना था, वो करना था, सब जी। कुछ बंद हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में आपको अपने माइंड के ऊपर काम करना है, और वो काम कैसे करना है मैं कुछ एक टिप्स दूंगा आपको, जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सिंपल टिप्स हैं। तो बिल्कुल। सबसे पहले तो हमको जो भी कार्रवाई में हमको तकलीफ हो रही होती है, हमको ये एक्सेप्ट करना है कि ये सिचुएशन हमारे लिए, अभी हमको ये सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जैसे कोविड का टाइम था, अगर हमें बताया कि लॉकडाउन है, तो हम जब माइंड में एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भी लॉकडाउन है, हमें लॉकडाउन ऑब्जर्व करना है, तो इमीडिएटली जो हमारे माइंड में तनाव होता है वो कम हो जाता है। सेकेंडली, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है? मुश्किल काम करके आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। माने कि मान लो सर्दी का टाइम है और हम सब गर्म पानी के साथ सर्दी में नहाते हैं, जी। मगर गर्म पानी में नहाने से पहले आप 30 सेकंड्स में 30 सेकंड्स तक ठंडा शावर लें, उसके बाद गर्म पानी ऑन करें। और आपको मालूम है कि बहुत ठंड है, मगर आप जानबूझ के ये मुश्किल चीज कर रहे हो, इससे आपके माइंड की जो स्ट्रेंथ है, जो क्षमता है, जो मेंटल टफनेस बोलते हैं, वो बेटर होती है। जी। इसके अलावा ऐसी चीजें करें जो आपके लिए नई है, जैसे ट्रैवलिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि आप नई जगह पे जाते हो, नए लोग आपको मिलते हैं, नया माहौल मिलता है, तो इससे आपका माइंड
टफ हो सकता है। तो इस प्रकार से कई छोटी छोटी टेक्निक्स हैं। कोई मुश्किल काम आपके सामने आता है, उसको आप प्रोक्रेस्टिनेट करके पीछे मत कर दो, उसको इमीडिएटली टैकल करो। और जितना भी छोटा मुश्किल काम हो, जब आप उसको ऐसी आदत बनाओगे कि हम उसको इमीडिएटली टैकल करेंगे, तो ये आदत बन जाती है और फिर जब मुश्किल काम भी आएगा तो आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मेंटल हेल्थ जी। इसके अलावा जो फिजिकल फिटनेस है, मैं समझता हूं कि सभी को फिजिकली फिट रहना चाहिए। और ये फिजिकली फिट का मतलब ये नहीं है कि आप जाके मैराथन भागो या आप आयरन मैन करो या कुछ ऐसे मुश्किल चीजें करो। फिजिकल फिट मेरे ख्याल में वो होना चाहिए कि आप में वो क्षमता एंड काबिलियत है कि जो भी आपको करना है आप अपनी बॉडी के साथ कर सकें। जी। ये नहीं है कि आप ओवरवेट हो गए, आप आपका हाथ फ्रीज हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया कि बिल्कुल ही काम नहीं करते हम, सिडेंट्री हो गए हैं, फिर बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, हाइपरटेंशन हो जाती है, कईयों को शुगर हो जाती है, इस प्रकार से। तो फिटनेस जो है, फिजिकल फिटनेस, वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि आप देखने में ठीक लगे और आपकी बॉडी जो भी चीज करने के लिए बनी गई है वो आप सब कार्रवाई कर सके। इसके लिए आप अगर अपने ऊपर 20 से 25-30 मिनट दिन में डिवोट कर दें, चाहे आप वॉक करें, चाहे आप रनिंग करें, चाहे आप जिम में कुछ एक्टिविटी करें या घर पे भी कुछ एक्टिविटी करें, मैं समझता हूं इतना सा अगर आप डिवोट करें तो आप फिट रह सकते हैं एंड आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि लोग अपने आप को फिट रखने के लिए कई तरह की चीज़ें ट्राई करते हैं, घंटों भूखे भी रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई विशेष सलाह? भूखे वही रहते हैं जो पहले खा खा के मोटे हो गए हैं। अभी उनको कम खाना पड़ेगा तभी भूखे रहते हैं वो, क्योंकि कहीं ज्यादा कर लिया तो अभी कम करना है। सो अगर आप स्टेबिलिटी रखोगे, अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस रखोगे, तो कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि उतना ही खाना है आपको जितना आप कंज्यूम करते हैं। आपकी बॉडी, जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हो तो आपकी बॉडी में कैलोरीज जो हैं वो कंज्यूम होती हैं। मान लो एक दिन में आप 2000 कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो और आप जो खाना खा रहे हो उसमें 2500 कैलोरी खा रहे हो, तो जो 500 एडिशनल कैलोरी आपकी बॉडी में आ रही है तो आपका वजन बढ़ेगा। फिर आपका वजन बढ़ता बढ़ता ज्यादा हो जाएगा, फिर आप भूखे रहोगे। भूखे रहने से क्या होता है कि अभी आप 2000 कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो और 1500 खा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। तो शुरू से ही आपको अपने ये डिसाइड करना है कि मेरे को फिट रहना है और बैलेंस मेंटेन करना है। जितना खाना है और जितनी एक्सरसाइज करनी है, दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। फिटनेस के अलावा हमने देखा है कि आप स्पोर्ट्स को भी काफ़ी प्रमोट करते हैं। खो खो फेडरेशन का आपको ब्रांड एम्बेसडर भी चुना गया है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इतने सारे स्पोर्ट्स के बीच में आपने खो खो को ही क्यों चुना? नहीं, मैंने खो खो को नहीं चुना, खो खो ने मेरे को चुना। खो खो तो मैंने एज अ चाइल्ड ही खेली है एंड मैं समझता हूँ 90% लोग जब बच्चे थे उन्होंने भी खो खो खेली होगी। और खो खो एक ऐसे पड़ाव पे है अभी, जबकि उसकी एक लीग आने वाली है तकरीबन 1 महीने में ही। जैसे क्रिकेट की लीग होती है, प्रीमियर लीग, उसी प्रकार से खो खो लीग, अल्टीमेट खो खो की एक लीग आ रही है। सो खो खो को सोनी ने अडॉप्ट किया है एज अ ब्रॉडकास्ट पार्टनर, एंड खो खो की जो लीग है उसको डाबुर ने खरीदा है अगले 20 साल के लिए। सो ये जो खो खो, क्योंकि वो प्रमोट हो रही थी, इसलिए उन्होंने मेरे को अप्रोच किया और मैं खो खो का ब्रांड एम्बेसडर बना। मैं खो खो का चेयरमैन नहीं हूँ, ब्रांड एम्बेसडर। तो मैं समझता हूँ सब गेम को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में अभी तक कुछ दिनों पहले तक, अभी तो काफी गेम्स और प्रमोट हो रही हैं, मगर कुछ दिनों पहले तक केवल क्रिकेट को लोग देखते थे, क्योंकि कहीं पे हमारे शुरू से हमारी कंट्री ने केवल क्रिकेट में ही अच्छी परफॉर्मेंस की, किसी भी और स्पोर्ट में हमारा नाम नहीं था। मगर जब से आपने देखा अभी बैडमिंटन में हमारे प्लेयर्स बहुत टॉप के हो गए हैं, टेनिस में हो रहे हैं, जैवलिन में भी हमको भी गोल्ड मेडल मिला ओलंपिक्स में, बॉक्सिंग, रेसलिंग के अंदर। तो ये सारी स्पोर्ट्स अभी बहुत पॉपुलर हो रही हैं इंडिया में और इनके बहुत सारे फैंस हैं। इनफैक्ट मैं समझता हूं अभी नहीं तो कुछ एक साल में ही क्रिकेट से ज्यादा फैन होंगे दूसरे स्पोर्ट्स के।
और क्रिकेट एक डाइंग स्पोर्ट है हमारी कंट्री में अभी, मेरे ख्याल से। मेरा अगला सवाल आपसे सरकार के द्वारा सेना में भर्ती को लेकर लाई गई अग्निपथ स्कीम से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आपने भी देखा, सरकार की इस योजना से पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। युवाओं का ये आक्रोश हिंसक रूप लेने लगा है, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान भी हो गया है। आपको क्या लगता है, सरकार की ये अग्निपथ स्कीम युवाओं के लिए फायदेमंद है या फिर सरकार को इसे वापस लेना चाहिए? इसमें 3 चीजें। एक तो आपने बोला बहुत नुकसान हो चुका है अपने कंट्री के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा, बवाल मचा हुआ है लोगों के अंदर स्कीम के बारे में। और तीसरा, क्या ये स्कीम अच्छी है या नहीं। तो सबसे पहले तो जो ये तोड़फोड़ हो रही है और ये जो वायलेंस हो रही है, ये तो मैं समझता हूं बहुत ही घटिया काम हो रहा है, क्योंकि ये हमारा ही सामान है। इसको हमारे ही पैसों से हम गवर्नमेंट ने खरीदा है, जो हम टैक्स में पैसे देते हैं, और हम ही उसको जाके जला रहे हैं। हमारे घर में जब लड़ाई होती है तो हम अपने घर की चीजें तोड़ना नहीं शुरू कर देते। हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं गवर्नमेंट को जिस भी तरीके से कि ये हमें पसंद नहीं है स्कीम, मगर हम अपना ही सामान तोड़ने में अगर लग जाएंगे तो हम केवल बेवकूफ कहलाएंगे। तो मैं समझता हूं ये जो कार्रवाई तोड़-फोड़ की हो रही है, ये बहुत ही खराब है और ये बंद होनी चाहिए। सेकंड चीज इसमें, क्या ये स्कीम युवाओं के लिए अच्छी है या नहीं है, एंड क्या ये स्कीम आर्मी के लिए अच्छी है या नहीं, क्योंकि ये स्कीम आर्मी में भर्ती होने के लिए, मैं समझता हूं इस स्कीम में अभी काफी चीजें ऐसी हैं जिसमें काम करने वाला है। काफी क्वेश्चंस लोगों के माइंड में है कि 4 साल के लिए लोग जाएंगे, उसके बाद उनका फ्यूचर आगे क्या होगा, वो उनको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। ऑल्दो गवर्नमेंट ने बोला है कि हम रिजर्वेशंस देंगे पैरामिलिट्री के अंदर, लोकल पुलिस के अंदर, कुछ कॉर्पोरेट्स के अंदर, मगर रिजर्वेशन के साथ सेटलमेंट नहीं होती। सेटलमेंट तब होती है अगर अश्योर्ड आपको बताया जाए कि अभी आप जब यहां से निकलोगे तो आपको ये जॉब अश्योर्ड है। रिजर्वेशन में क्या होता है कि आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, और आप जब मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आपको प्रेफरेंस मिल सकती है, मगर आपको पास तो करना ही पड़ेगा जो भी एग्जामिनेशन है। सो ये सब देख के जो युवा अपसेट हैं, तो मैं समझता हूं यस, उनके माइंड में ये क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस को गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए। और फौज के लिए ये अच्छी है या नहीं, ये टाइम बता देगा, मगर मेरे ख्याल से 4 साल की जो स्कीम है वो फौज के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि 4 साल के अंदर कोई भी आदमी वो एक्सपर्टीज डेवलप नहीं कर सकता जो कि इस सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो हमारे पास आजकल हैं। जैसे मैं एक टैंक रेजिमेंट से हूँ, हमारे जो टैंक्स हैं वो बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस और बाकी आर्मर प्रोटेक्शन, फायर पावर, ये सब समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए, और 4 से 5 साल तो केवल इनको समझने में लग जाते हैं, और इस स्कीम के मुताबिक 4 साल में आप छोड़ के चले जाएंगे। सो मैं नहीं समझता हूं कि ये स्कीम अच्छी है, मगर ये तोड़-फोड़ भी बिल्कुल सही नहीं है और इसको बंद होना चाहिए। अग्निपथ के अलावा भी सर पैगंबर मोहम्मद साहब पर नुपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर दुनिया भर में घमासान मच गया। क्या ऐसे मामले देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं? एक आर्मी मैन के तौर पर आपका क्या मानना है? देखो, ये सब पॉलिटिकल चीजें हैं जी। इसमें ना तो नुपुर शर्मा अपनी मर्जी से वहां पे बैठ के ये बोल रही थी, और जो जिनके साथ वो बात कर रही थी, अगर आपने ये इंटरव्यू देखी है, तो वो भी कुछ अच्छी चीजें नहीं बोल रहे थे। तो ये उनके आपस की एक बातचीत थी जिसमें उन्होंने, जो नुपुर शर्मा के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, कुछ कहा, और नुपुर शर्मा ने भी कुछ कहा, और उसको फिर लोगों ने उछाला और उसके ऊपर विवाद खड़े कर दिए। बिल्कुल। मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई नॉर्मल चीजें हैं, ये पॉलिटिकल चीजें हैं। ये सब पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए इन्होंने इसको बूस्ट अप किया है। तो ये चीजें, फौज में तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम हर टाइप के धर्म हैं, हम हर टाइप के लोग हैं फौज में, और हम बहुत ही एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। सो एंड हमारे कंट्री में भी आपको मालूम है, हर रिलीजन के लोग बहुत शांति के साथ रहते हैं।
तो ये तो सब पॉलिटिकल बातें हैं, उनके ऊपर मैं ना कमेंट करना चाहूंगा और ना मैं कमेंट कर सकता हूं, क्योंकि इसमें बिल्कुल। हर चीज में कुछ हिडन एजेंडा होता है। इस बातचीत के अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी फिलहाल आपका अगला गोल क्या है? तो मेरा गोल अभी यही है, 2 अक्टूबर को मेरा इवेंट है बार्सिलोना स्पेन में, और उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। और मेरा मकसद ये है कि मैं जो पिछला मेरा टाइम था 13 घंटे और 40 मिनट का, उसको मैं इम्प्रूव कर सकूं और अपने टाइम को और कम कर सकूं। तो अभी तो मेरा यही गोल है। चलिए, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं। हम यही आशा करते हैं कि तीसरी बार भी आप आयरन मैन की ट्रॉफी अपने नाम करें। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हमें अपना समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट टू यू एंड टू योर चैनल एंड जितने आपके व्यूअर्स हैं सबको जय हिंद। मेजर जनरल डोगरा से हमारी ये बातचीत रही बेहद खास। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए चेहरे के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसी के साथ ऐसे ही और वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।